जहां तक कि इजराइल और ईरान से दोस्ती की बात है, तो चैनल की तो सोच ये है कि अगर आप ईमानदारी से दोनों को अपनी स्थिति बता देते हैं। देखिए, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें पाकिस्तान परेशान करता है, तो हमें इसराइल की मदद की जरूरत पड़ती है। और ईरान से कह सकते हैं कि भाई, हमारा सोच तो वासुदेव कुटुंबकम का है और हम लोग तो आर्यन ही हैं। तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज वगैरह हैं, वेस्ट ने जितना बेवकूफ बनाया है, हम लोग एक अभियान चलाएंगे। कर्नल साहब, डॉक्टर साहब राकेश कर्नवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और था। जी। क्योंकि आप साइकेट्रिक पेशेंट्स को भी देखते हैं। हमारे एक मित्र कह रहे थे कि मोदी तो पागलों का डॉक्टर है। ये जितने भी पावरफुल लोग हैं वो पागल हो चुके हैं, सत्ता के नशे में, पैसे के नशे में। मोदी में ही वो क्षमता है ईमानदारी की, वासुदेव कुटुंबकम की। अल्टीमेटली यही प्रिवेल करेगा। और ये जो सोच है कि सत्ता और पैसा साथ साथ चलती है, तो एक दिन अच्छे दिन आने वाले हैं, हमें तो ऐसा लगता है सर। ईरान खत्म नहीं होगा। उसका रीजन मैंने बताया कि वो एक्चुअली वो भी काफी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, बहुत बड़ा। और उसका भी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है पूरे वर्ल्ड में। तो उसको वो खत्म नहीं करेंगे। उसमें क्या हो सकता है, चांसेस क्या है? वो सत्ता अभी परिवर्तन हमको। होगा सब वहां पर। चांस ये हाँ है जी। कि वहां सत्ता परिवर्तन होगा। और जी। एक खैमानोई नई जो है, मारे जाएंगे या हटाए जाएंगे। ये हमारे मित्रों की और जो चैनल को फीडबैक मिले हैं, उससे इस बात की पॉसिबिलिटी लगती है। और ईरान के बारे में कहा जाता है कि ये तो, इसका पहला नाम तो आर्यन था। कि आज की रात क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने जा रही है। आप क्योंकि फौजी भी हैं और डॉक्टर भी, अच्छा, आपका अनुभव भी है जियो पॉलिटिक्स के बारे में। मेरे हिसाब से नहीं होगी उस पर। जहां तक मेरा ख्याल है कि धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ना तो अमेरिका ईरान को खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसके भी काफी सारे एसेट्स हैं अरेबियन अरेबियन वर्ल्ड में, कंट्रीज में। और वो नहीं चाहता कि इनको अरेबिक कंट्रीज को एंटेगनाइज करे। तो वैसे भी अरेबियन कंट्रीज जो हैं वो भी डिवाइडेड हैं। कुछ रशिया के साथ में है, कुछ यूएसए के साथ में है। उसके कुछ कारण हैं। जी। कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए जिसमें कि सारी कंट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाएं। और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो चांसेस न्यूक्लियर अटैक्स के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसमें कि परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी सारी कंट्रीज। और इट विल बी अ फाइट टू फिनिश। तो मेरे हिसाब से तो नहीं। तो सर, मैंने एआई से पूछा था यही प्रश्न कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि अगर एस्केलेट होती है और द एंड, इसराइल का वो बता रहा था कि 10% ही मुमकिन है कि इसराइल खत्म हो जाए हमेशा के लिए। क्योंकि इसराइल जो है एक बहुत छोटा कंट्री है, और उसका जो एरिया है सर, लगभग 22,000 किलोमीटर ही है। जबकि 16,50,000 किलोमीटर का एरिया ईरान का है। ईरान के लिए एआई का कहना है कि सब 25% चांसेस हैं कि अगर वार एस्केलेट होगी तो ये खत्म हो सकता है सर। दूसरा सर जी। क्वेश्चन आपसे ये है कि मान लीजिए एस्केलेट होती है ये वार, तो कितने परसेंट चांसेस आपको लगते हैं कि ईरान खत्म हो जाएगा या इजराइल खत्म हो जाएगा सर?
देखिए, एस्केलेशन तो पॉसिबल नहीं है। उसके कुछ रीजंस हैं, जैसे ईरान के जितने भी उनके जो वॉर इक्विपमेंट है वो बहुत कम हो रह गए हैं। एयर डोमिनेंस खत्म हो गई है। पूरा एयर डोमिनेंस इसराइल का है, और जब चाहे आके मार जाता है। तो अच्छा, और दोनों की अगर जियोग्राफिकल सिचुएशन देखेंगे तो बीच में कोई 1500 किलोमीटर का फासला है। तो आप ये समझ के चलें कि आर्मियां तो लड़ेंगी नहीं, आर्मीज तो नहीं लड़ेंगी, सिर्फ एयरफोर्स या मिसाइल्स और रॉकेट्स, इन्हीं से वॉर होगा। अब जो हमें किसी को नहीं पता कि ईरान के पास में कितनी मिसाइल्स बची हैं। कोई कहता है कि 10,000 हैं, कोई कहता है 20,000 हैं, कोई कह रहा है कि नहीं बहुत कम और बची हैं उसके पास में। और अगर आप देख भी रहे हैं कि जो इसराइल सॉरी ईरान की जो इंटेंसिटी है ना मिसाइल्स अटैक की, वो भी कम होती जा रही है इन नंबर्स। पहले वो 200-300 मार रहा था, अब घट के वो 50-40-30 ऐसे धीरे धीरे कम होती जा रही है। और अब जहां तक इसराइल का सवाल है, इसराइल के भी अपने फ्रेंड्स हैं, और उसमें सबसे बड़ा फ्रेंड तो यूएसए है, यूरोपियन यूनियन है। उनके भी अपने कंपल्शंस हैं कि इसराइल चूंकि एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, तो उसको हर हालत में बचाना है। तो वो वेपन्स देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी ओर जो ईरान है, ईरान को भी चाइना और रशिया जरूर मदद कर रहे हैं। अब किस इंटेंसिटी से दोनों को मदद की जा रही है ये मैं नहीं कह सकता हूँ। और वैसे तो देखिए, 9 न्यूक्लियर पावर हैं दुनिया में। नंबर 1 पे यूएसए है, आप जानते हैं। और नंबर 2 पे रशिया है। दोनों के पास लगभग 5-5 हजार से ज्यादा वार हेड्स हैं इनके न्यूक्लियर के। और शायद 7वें नंबर पे इंडिया है, 180। और 8वें नंबर पर पाकिस्तान है, 170। और ईरान के पास तो कुछ है नहीं, अभी तक ईरान ने कुछ डेवलप नहीं किया। हाँ, ये जितने भी अरब कंट्रीज हैं, मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं, उनके पास न्यूक्लियर पावर कुछ है नहीं। तो अब प्रश्न ये एक्चुअली उठता है कि आप देखिए जो इसराइल के पास आयरन डोम है, पहले वो 90% सक्षम था। अब इतनी ज्यादा मिसाइलें फेंक रहा है ईरान कि वो 60% ही उसकी इफिशियंसी रह गई है सर। तो इस परिस्थिति में या तो अमेरिका खत्म कर देगा, पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर देगा ईरान को, या इजराइल ही खत्म हो जाएगा। ये चांसेस बहुत कम है। पर चूंकि आपने सबसे पहले यही पूछा था कि ईरान का हश्र क्या होना है, जी। तो मैं भी, जो मेरा भी ख्याल यही है कि वो चाहेंगे कि रेजिम चेंज करने के लिए। और जो मेरी जानकारी है, इसके लिए कोई 9 महीने पहले से ही इसका वो बैकग्राउंड और प्लानिंग शुरू हो गई थी, जिसमें कि ये वो रजा पहलवी, जो पहले अभी किंग जो था पहले का, उनका बेटा, उसको वो वापस लाना चाहते हैं, जो कि प्रो यूएसए या प्रो वेस्ट कहें। और जो ये बहुत पहले से ही वो इनकी वो बन रही है। तो वो चाहते हैं कि एक मॉडर्न ईरान रहे और प्रो यूएसए रहे, प्रो यूरोपियन यूनियन रहे। तो जहां तक इसराइल का सवाल है, जैसा आपने कहा कि उनके पास में वो कम होती जा रही हैं, पर डिस्ट्रॉय क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन सिर्फ बिल्डिंग्स के ऊपर हो रहा है। उनकी जो कैजुअलिटीज जो उन्होंने डिक्लेयर की है सिर्फ 24 है, 24 से आगे नहीं बढ़ रही है।
जबकि ईरान की जो कैजुअलिटीज हैं 670 प्लस हो चुकी हैं, जो कि अनऑफिशियल फिगर है। और अनऑफिशियली अगर आप देखेंगे, सॉरी ऑफिशियल फिगर है, पर अनऑफिशियली तो थाउजेंड्स उनकी डेथ हुई है। तो ये एक स्टेलमेंट ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। नहीं, आप सर ये देखिए कि 20,000 किलोमीटर कोई एरिया नहीं होता है, और पॉपुलेशन भी 1 करोड़ भी नहीं है, तो आपको खतरा नहीं दिखाई देता। और इसके अलावा जो प्रश्न आपसे सब पूछना चाहते हैं कि हमारे मोदी जी निश्चित रूप से इसराइल का ही फेवर ले रहे हैं, और वेदास के जानकार रहे हैं, और 5,000 साल पुरानी सभ्यता है वो तो। आप ये सोचिए, ईरान हो चाहे अफगानिस्तान हो, बीच में ये पाकिस्तान जरूर बन गया, नहीं तो ये पूरा अखंड भारत वाली बात थी सर। और ये बौद्ध धर्म जो है चाइना तक गया हुआ था। हाँ, तो हमारी तो सर चैनल की सोच ये है कि ये ईरान से संबंध बिगड़ना, या ये पूरी बेल्ट ही पावरफुल हो सकती है, इसके बारे में आप क्या सोच सकते हैं सर? सबसे पहले जैसे आपने बात की थी कि वहां पे पॉपुलेशन, इसराइल में पॉपुलेशन बहुत कम है, पर इसराइल जो है शुरू से ही ये जानता था कि वो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। तो जब से उसका बर्थ हुआ है 1948 से, उन्होंने सारे प्रिकॉशंस लिए हैं। कोई भी ऐसी बिल्डिंग या घर नहीं है जिसमें कि अंडरग्राउंड शेल्टर ना हो, जिसकी वजह से ही इतनी कम कैजुअलिटीज हो रही हैं। बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स हैं, वो तो दोबारा बन जाएंगे, पर जो ह्यूमन लाइव्स का है वो उनका डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो एक तो ये हो गया। अब आ जाते हैं हम ईरान के बैकग्राउंड पर। इसमें कोई शक नहीं है कि ये आर्यन कंट्री है। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे हिंदू के सनातनी वर्ड्स हैं, उनकी ही लैंग्वेज के सेम, उस लैंग्वेज में भी सेम वर्ड्स हैं। और इस समय आप विश्वास नहीं करेंगे, जो कि मैं कई लोगों से सुन चुका हूँ, कई बहुत ही जो वीडियोस हैं उसमें भी यही आ रहा है कि वहां पर हिंदुइज्म की तरफ रुझान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनकी जो रूट्स हैं बेसिकली, ठीक है पर्शियन एम्पायर था उस समय, पर पर्शियन एम्पायर से भी ज्यादा पुराना हमारा सनातनी वो है, धर्म है। तो अल्टीमेटली वहीं से तो वो भी आए हैं। तो बहुत से लोग वहां पे हैं जो कि हमारे सनातनी धर्म में विश्वास करते हैं। तो हो सकता है इन नियर फ्यूचर ईरान भी हमारे साथ मिल जाए, जैसे कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानियों के जो चैनल्स हैं उसमें सुनेंगे, वहां पे मैं आई वाज सरप्राइज्ड। वहां पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि देखिए हमारे जो कुरान में जो लिखी हुई है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ यही लिखा हुआ है कि बस हम ही हैं, बाकी सब काफिर हैं, उनको मारने का धर्म है। हम गीता पढ़ते हैं, लोग वहां पे गीता पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं कि गीता में जितना ज्ञान दिया हुआ है, उस ज्ञान से हम इतने इम्प्रेस्ड हैं कि हम गीता अपना रहे हैं, गीता में जो उपदेश है वो भी अपना रहे हैं। तो सूनर और लेटर मुझे लगता है कि हो सकता है कि पाकिस्तान में भी चेंज ऑफ हार्ट आएगा, जो पाकिस्तानियों में, और इधर पाकिस्तान मिल जाएगा। साथ ही साथ ईरान और पाकिस्तान की जो सीमा है वो जुड़ी हुई है। तो ईरान और पाकिस्तान एक तरह से कुछ वर्षों में, हो सकता है 25-50 वर्षों में, हमारा जो अखंड भारत था वो काफी हद तक पॉसिबल है बनना दोबारा से। आप क्या सोचते हैं कि मोदी को जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि कुछ नहीं बोल रहे हैं ट्रम्प के बारे में, और ईरान से तो उन्होंने आज बात की है उनके राष्ट्रपति से, और ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं, इट कुड बी ए सुसाइडल डिसीजन ऑफ मिस्टर मोदी।
आप क्या सोचते हैं सर इस बारे में? देखिए, दोनों हमारे दोस्त हैं, ईरान भी और इजरायल भी। तो अब मोदी जी के लिए धर्म संकट तो है, बट उनको इस धर्म संकट के घड़ी में बहुत ही डिप्लोमेटिक रूप से दोनों कंट्री से टैकल करना पड़ेगा। उन्होंने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हम इजरायल के साथ में हैं या हम ईरान के साथ में हैं। कोई भी ऐसा नहीं उन्होंने कोई दिया हुआ है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। दोनों कंट्रीज ने कभी नहीं कहा कि हाँ, इंडिया हमारे अगेंस्ट में क्यों है। दोनों ने यही कहा कि वो हमारे दोनों अच्छे मित्र हैं। तो एक तो ये बात हो गई है। जहां तक लोगों का कहने का सवाल है, देखिए जी, जितने भी लोग होंगे उनके अपने अपने स्वार्थ होते हैं, उनके रीजंस होते हैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए। आपने बिल्कुल ऐसे वो ले आए रूल्स एंड स्ट्रिक्ट विजिलेंस, और उसके हिसाब से आपने किया कि जिससे कि यहाँ पे भ्रष्टाचार है उसको खत्म कर दें। आप मुझे बताइए कि आप कितना भी बढ़िया काम क्यों ना कर रहे हैं, आपको कितने भी प्राइजेस क्यों ना मिल रहे हो, आपकी एक्सीलेंस को क्यों ना एक्नॉलेज किया जा रहा हो, पर कितने लोग आपके साथ में होंगे? सिर्फ वही लोग होंगे आपके साथ में जो आपकी बड़ाई करेंगे, जिनको कि पैसा कमाने का मौका नहीं मिला। पर जिनके पेट पे लात पड़ी है, वो आपके बारे में तो यही कहेंगे ना कि मेरे को देखिए, खुद तो कमाए जा रहे हैं, हमें हमारा वो कर दिया है। तो कहने का ये मतलब है, उन्हें सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उनके पेट पे लात मारी, उनके हित को आपने नुकसान पहुंचाया है, इसलिए कर रहे हैं। सर तो सर इस इसके बारे अलावा और कुछ नहीं। में मैं थोड़ा कट शॉर्ट करूंगा। कीचड़ में एक्चुअली कमल खिलते हैं, और कीचड़ तो हर जगह है। और हर जगह कुछ लोग आगे कीचड़ को नहीं पसंद करते हैं, तो व्यवस्था में परिवर्तन लाने की का प्रयास करते हैं। जिसके अंदर दर्द होता है वही उसकी दवाई ढूंढने का प्रयत्न करता है। तो जी। ये जो हमारी चैनल की सोच है, वो मेरी सोच भी यही है कि हम समझते ये हैं कि बच्चे भी गलती इसलिए करते हैं, या गुंडे भी मर्डर इसलिए करते हैं कि वो सोचते हैं बच जाएंगे। मगर ये है कि जब सब कुछ विजिबल हो जाएगा, ना तो फेक मीडिया रहेगा, ना गुंडे रहेंगे, और अच्छे लोगों के पास ज्यादा ज्यादा पैसा जाएगा। अगर ये अभी तक नहीं हो पाया है, तो ये व्यवस्था की प्रॉब्लम रही है। हमारे चैनल की सर सोच ये है कि गलती तो तब हो गई थी ब्रह्मा जी से कि उन्होंने राक्षस भी बना दिए। अब देवताओं को दिक्कत आने लगी उस जमाने में कि देवता नहीं पहचान पाते थे कौन राक्षस है और कौन देवता है। हमें और हमारे सारे चैनल को ये लगता है कि वर्तमान में डाटाबेस की वजह से, पहले दिक्कत ये थी, सर माफ करिएगा, ये भगवान का भी डाटाबेस गड़बड़ होने की वजह से कोई अच्छे लोग जल्दी ऊपर चले जाते हैं, या अच्छे लोगों को मौका नहीं मिलता है। तो डाटाबेस प्लेज ए वेरी डोमिनेंट रोल। तो जो ये चैनल की सोच है ना, कि वो डाटाबेस पे आधारित है। और चैनल का मानना भी यही है कि जितना छुपाओगे उतने पापी कहलाओगे, और अपना स्वास्थ्य भी खराब करोगे। जितने ट्रांसपेरेंट रहोगे तो सर हेल्थी रहोगे। तो इस उद्देश्य के साथ सीनियर सिटीजन्स इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, और ये कैंपेन है। और लगता है ये है कि मोदी जी अभी हैं, और आने वाले समय में शायद योगी जी और आगे कदम उठा के कड़े फैसले ले सकें। जैसा कि आपसे बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, आपने भी कहा था कि मन मनोस्थिति बदल सकती है। पाकिस्तानियों की भी बदल रही है, हमारे मुसलमान भाइयों की भी बदल रही है, चाइना की भी बदली जा सकती है। तो ये जो इतने चोर उचक्के हैं, बौद्ध धर्म के और न मानने वाले हैं,
तो आपने जो बात शुरू की थी, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा है, जो पॉपुलर कहावत है कि चाहे कोई भी आ जाए पावर में, वो कुछ नहीं कर सकता। और इसके बारे में तो वही है, एक जो डायलॉग हमेशा रिपीट किया जाता है, सरकार किसी की भी हो और सिस्टम तो हमारा है। कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा जितना भी ब्यूरोक्रेट से लेके पुलिस डिपार्टमेंट है, सब में एक वो यूनिटी है जो कि तोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं तो ये कहता हूँ कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हम उसको कम कर सकते हैं किसी भी हालत में, पर फिर वही जो है वो भी आपको गलत सलाह देंगे। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट किसके बेसिस पे चलती है? गवर्नमेंट तो इन्हीं लोगों के एडवाइस पर चलती है। हम तो जो जो हम जो जो नेता हैं, वो तो अपना विजन दे देते हैं कि दिस इज व्हाट आई वांट। तो वो 10 चीजें ऐसी कन्विंसिंग निकाल के लाएंगे जिससे कि लगेगा कि अरे इसमें तो कुछ नहीं होगा, ये तो नहीं हो पॉसिबल हो पाएगा। तो अब देखिए ना, मोदी जी ने कितनी कोशिश की कि वो एक पैरेलल सिस्टम शुरू करें, बाईपासिंग दिस ब्यूरोक्रेट्स। उन्होंने 5 लोग निकाल चाहते थे, वो 5 जो सेक्रेटरी लेवल के, जो एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट फील्ड्स, उनको लेना चाहते थे। कहाँ गया वो? उसको भी जातिवाद में फंसा दिया, रिजर्वेशन के सिस्टम में फंसा दिया गया। तो यही प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो जहां तक ये जितने भी हैं, अब डीप स्टेट क्या होता है? डीप स्टेट में इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिल्डर्स हैं, बिल्डिंग जो बिल्डर्स लॉबी है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, और साथ में ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, यही तो मिलके डीप स्टेट बनाते हैं। तो आप किस किस को वो रोक सकते हैं? क्योंकि सोनर और लेटर वही लोग जो हैं राइट्स और सिविल वॉर इंजीनियर कर सकते हैं। तो सब चीजों को मद्देनजर रखकर उन्हें बड़ा डेलिकेट टाइट रोप पे चलना पड़ता है। मोदी जी को भी, चाहे कोई भी आ जाए, और अगर योगी भी आ जाएंगे, तो ही विल बी एन अटर फेलियर, दैट्स व्हाट आई फील। क्यों फेलियर होगा? क्योंकि वो तो अपना दादागिरी से काम करते हैं, उनको पर वो नहीं आती है, डिप्लोमेसी नहीं आती है। तो अगर डिप्लोमेसी नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वहां पे बगावत शुरू हो जाएगी, तो वो भी काउंटर प्रोडक्टिव होगा। तो जब अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते भी हैं, तो उन्हें सबसे पहले ये डिप्लोमेसी तो सीखनी ही पड़ेगी, और उनको भी बैलेंसिंग एक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो सर इसमें देखिए, तो ऐसा है, दवाई ऐसी दी जाती है कि किसी को पता नहीं लगे, स्पेशली पागलों को, स्पेशली बेईमानों को, ये दवाई दे भी दी और कारगर भी हो गई। तो जी। मेरी मेरी सर, हमारे महाभारती मंच की तो सोच यही है कि डाटाबेस धीरे धीरे जनरेट होगा, और डाटाबेस जनरेट होते ही थर्ड आई काम करने लग जाएगी। और हम तो ये कह रहे थे, अपने छोटे भाई से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहा था, ऑस्ट्रेलिया में है, वो कह रहा था कि ये थर्ड आई तुम्हारी बनेगी कैसे, कैसे टेस्ट हो। अरे हमने कहा सबसे पहले तो अपने घर में सबका डाटा है तुम्हारे पास, तो कौन श्रेष्ठ? भाई घर में भी तो विवाद है ना, कि वो कौन श्रेष्ठ है, इसका कोई पैमाना ही नहीं है। पहले वहां चेक करिए आप, फिर आप अपने सोसाइटी में चेक करिए, आपका जहाँ जहाँ का डाटा है। या एक क्लास है, क्लास में 60 स्टूडेंट है, अब कौन श्रेष्ठ? सिर्फ नंबर से तो आदमी श्रेष्ठ नहीं होता ना। दिक्कत यह है, प्रॉब्लम समस्या यहाँ शुरू होती है, 25 साल तक बच्चा मेहनत करता है, इंटीग्रिटी भी होती है, और 60 साल तक वो चाहे जज बने, चाहे आईएएस बने, चाहे फॉरेन सर्विस में चले जाए, इवन आर्म फोर्सेस में भी लोहा बिक जाते हैं। तो ये लोहा बिके नहीं, उसका मैकेनिज्म तो डाटाबेस से ही बनेगा। और हाँ,
इंटीग्रिटी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसमें मार्क्स की इतनी अहमियत नहीं दी जा सकती है। तो धीरे धीरे ये थर्ड आई बनेगी कि भाई गूगल या तो चश्मा बन जाए, या मोबाइल कैमरे से आप स्कैन करके आदमी की रेटिंग कर लें। जब तक हम एक दूसरे की इज्जत करना नहीं सीखेंगे, एक परिवार के अंदर, एक लिमिटेड समाज के अंदर, एक स्टेट के अंदर, या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर देश के अंदर, फिर दुनिया के अंदर, तब तक ये सपना जो महाभारती का है, पूरा नहीं होगा। तो उसका प्रयास जारी है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे सर, कि ये फायर पावर के हिसाब से अमेरिका इज नंबर वन, और नंबर टू इज रशिया, नंबर तीन इज चाइना, एंड नंबर फोर इज इंडिया। और 15वें और 16वें नंबर पे ईरान, और बल्कि 16वें नंबर पे ईरान है, और 15 नंबर पे इसराइल है। और पाकिस्तान का नंबर तो करीब 9-10 के करीब आता है। और तब भी पाकिस्तान इतना छोटा होते हुए भी किस तरह से इसने इतने 180 करीब 180 इंडिया के पास है एटम बम, पाकिस्तान के पास 170 हैं। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये 9 कंट्रीज के पास ही एटम बम है, बनाए गए हैं। बाकी को तो आप इस तरह से धमका के रोक रहे हैं। और मैं और हमारे चैनल को सर ये लगता है कि बहुतों ने बना रखे होंगे, पता नहीं लगता होगा। निश्चित रूप से ईरान ने तो बना के रखे ही होगा। और जब आदमी मर रहा होता है तो वो सोचता है ठीक है, अब हम भी नहीं रहेंगे तो इनको भी नहीं रहने देंगे। तो इसलिए कुछ लोगों का मत है कि इजराइल कैसे अपने को बचा पाएगा। और एक बात ये भी नहीं समझ में आती डॉक्टर साहब, कि इसराइल के पास अपना डोम है, अमेरिका के पास अपना डोम है, तो ये लोग जो एटॉमिक पावर, जो बम वगैरह जहाँ रखते हैं, उस एरिया में कोई फूल प्रूफ डोम वगैरह क्यों नहीं बना पाते? क्यों इतना आसान है कि वो 200 फीट अंदर घुस के B2 बॉम्बर ने 2-2 टन वाले अपने बम छोड़े हैं और घुसे हैं। तो इसके बारे में कुछ बताएं सर हमारे दर्शकों को आपसे। तो सबसे पहले आपने जो आखिर में बात की है कि जो B2 बॉम्बर्स गए थे, तो मैंने जैसे पहले कहा था कि ये कंप्लीट एयर डोमिनेंस इसराइल ने क्रिएट कर दिए। और उसके अलावा भी इन B2 बॉम्बर्स अकेले नहीं गए, इनके साथ में फाइटर्स भी गए कि किसी वजह से अगर कोई भी एयर डिफेंस की तरफ से कोई अटैक होता है तो वो उसको बचा लेंगे। जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको पूरा खत्म कर चुका है इसराइल। तो इसलिए वो क्या नाम है, वो बेखौफ करके करके पा रहे हैं। अच्छा, जहां तक एटॉमिक बॉम्ब्स की सवाल है, तो जैसे इसराइल है, इसराइल में भी तो वो भी उसके पास भी 90 से 100 तक हैं। ये तो ओपन सीक्रेट है, पर उन्होंने कभी भी ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया है। तो ये बात नहीं है। पर सवाल एटॉमिक बॉम्ब्स का नहीं, सवाल सारी स्ट्रैटेजी, जियो पॉलिटिक्स, वो भी देखी जाती है। और उसी के हिसाब से वॉर को भी मॉड्यूलेट किया जाता है कि आप कितना डिस्ट्रक्शन करेंगे, कितना नहीं करेंगे, क्या चीज छोड़ेंगे आप। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान के बारे में, जैसे आप बात कर रहे थे। अब अब क्या हुआ इस बार, हमसे 3 लॉबीज हैं जो कि बहुत खफा हैं। यूएसए खफा है क्योंकि हमने उनको एक अंगूठा दिखा दिया कि हमें डोनाल्ड ट्रंप की कोई बात नहीं माननी। धमकियां दी, हमने उनकी धमकियों की कोई परवाह नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई आप कनाडा से आते हुए हमसे बात करके जाइएगा। उन्होंने, मोदी जी ने बोला सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम प्री अपॉइंटमेंट्स, प्री एंगेजमेंट्स हैं।
दूसरी चीज, अमेरिका के जो सिंदूर में जो भी उनका वो वॉर के जो वो थे, वेपन्स थे, उनकी ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि अमेरिका के एक बहुत बड़ा चांटा लगा है और उसकी रेपुटेशन को भी काफी फर्क पड़ा है। ठीक इसी तरीके से चाइना भी, उसको भी बहुत जबरदस्त चपेट पड़ी है। तो अब जो है, दोनों का क्या चाहते हैं दोनों, रशिया सॉरी इधर अमेरिका और यहाँ पे चाइना, वो क्या चाहते हैं? वो अनफॉर्चुनेटली यही चाहते हैं कि जो भी है हम दोनों ही रहें पूरे एरिना में। रशिया है, रशिया को भी हमने एंगेज करके रखा है, तो रशिया भी वीक हो चुका है, पर ये इंडिया बीच में कहां से आ गया? तो वो उन्होंने कोशिश अब यही होगी, जो मेरा अपना एनालिसिस है, कि दोनों की दोनों अपने हथियार देंगे। आपने देख लिया कि कैसे इसको मुनीर को वहां पे रख के उसको व्हाइट हाउस में लंच कराया गया है। पर लंच के बदले में उन्होंने क्या क्या चीज मांग ली? उन्होंने कहा कि हमें आप बलूचिस्तान में जो रेयर अर्थ मटेरियल्स का उसका ठेका दे दें, वो हमें दे दें, आप हमें एयर बेसिस दे दें, आप हमें ये दे दें, आप हमें वो दे दें। 10 चीजें उन्होंने मांगी है, जो कि टोटली अनएक्सेप्टेबल होगी बाकी जो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट को। तो अब वो दोनों की दोनों, चाइना भी और अमेरिका भी, अब दोनों मिलके इंडिया को दबाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी आपसे मैंने यही कहा था कि मोस्ट लाइकली आफ्टर मॉनसून्स वी आर गोइंग टू हैव अ मेजर वॉर, और उस मेजर वॉर में वी आर गोइंग टू टेक अ मेजर हिट। क्यों? क्योंकि दो सुपर पावर्स हमारे अगेंस्ट में काम करेंगे। हमने तो 2.5 फ्रंट पे वॉर्स की बात की थी, पर अब 3.5 हो जाएगा, क्योंकि इधर अमेरिका भी साथ में आ रहा है। क्योंकि अमेरिका, क्योंकि इंडिया जो है यही तो एक मार्केट है। अब जब मार्केट में हमने दोनों के प्रोस्पेक्ट्स हमने बंद कर दिए हैं, तो खिसियाएंगे तो हैं ही वो, उसका बदला जरूर निकालेंगे। और उनकी वहां पे भी जो अपनी अपनी कंट्रीज के जो डीप स्टेट हैं, वो उसको फैसिलिटेट करेंगे, वही उनको ऑर्डर करेंगे, डिक्टेट करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो अभी इंडिया का जो पीरियड है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई देशभक्त नहीं हूं, पर मैं तो जो अपना सोच है, मैं फ्यूचर का जो जो देख रहा हूं, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सर, अगर ना भी हुआ एक अक्टूबर नवंबर, तो हाँ, शायद 26 में होगा या 27 में होगा, पर होना जरूर सर हमारे मित्रों का मानना है कि जो बिरयानी खिलाई है जनरल मुनीर को, वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप ट्रम्प ने बनाई होगी। शायद मोदी भी ये समझते हैं, शायद ट्रम्प भी ये समझते हैं, और मुनीर भी इतना बेवकूफ नहीं है। वो कट्टर मुसलमान है। वो ट्रम्प को भी धोखा देगा, ट्रम्प भी मुनीर को धोखा देंगे। अल्टीमेटली इंडिया का जो अभियान है नॉन अलाइंड वाला ही, अगर ऑनेस्टली चलेंगे हम लोग, तो उसमें ताकत मिल सकती है। रक्षा से भी कहा जा सकता है, मोदी जी निश्चित रूप से ये कहते होंगे कि भाई हम तो नॉन अलाइंड हैं और हमें किसी से अलाइंड होना ही नहीं है। मगर नॉन अलाइंड वो ही हो सकता है जो पावरफुल भी हो। तो पावर के हिसाब से, एबिलिटी पावर के हिसाब से इंडिया नंबर 4 है आज की तारीख में, और अच्छी खासी क्षमता रखता है। आपने देख भी लिया कि जो यूएसए ने अब 2 महीने बाद करके दिखाया 25 मिनट में, मोदी जी ने उसको 2 महीने पहले करके दिखा दिया था अपने सीमित संसाधनों से। तो हमारा देश का फोकस और देश के नेतृत्व का फोकस एक ईमानदार सोच की तरफ भी होना चाहिए, और नॉन अलाइड ऑनेस्टी की बात करनी चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि रशिया ये कहे कि तुम हमारे, जब हमारा साथ नहीं देते, या इजराइल कहता है कि हम आपका साथ नहीं देते। भाई हम जो हैं वो हैं, स्पष्ट है। और हमारा कोई किसी से ना तो बिजनेस इंटरेस्ट
की वजह से हम किसी कहीं बिकने वाले हैं, ना किसी इंटीग्रिटी की वजह से बिकने वाले हैं। हम अंधभक्त नहीं हैं। हम दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम का रास्ता दिखाना चाहते हैं। और विश्व गुरु तो ऑटोमेटिकली जब बन जाएंगे आप दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। ओवर टू यू डॉक्टर कमल सर। ये तो सुनने में बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बट जो पीछे जो डेविल्स काम कर रहे हैं वही सारा खेल बिगाड़ेंगे। और डेविल्स का मतलब है कि जो हमारे 11 राज्य हैं यही सारा का सारा वो बिगाड़ेंगे। परंतु अगर हमारा मोदी जैसे नेता रहे तो हम काफी कुछ उनको रेजिस्ट कर सकते हैं। और सूनर और लेटर देखिएगा कि हम अगर जब तक नॉन अलाइंड हैं हमें साइड तो लेना पड़ेगा। वैसे भी हम परोक्ष रूप में हम रशिया की साइड ले रहे हैं। तो अब जो है रशिया और चाइना के बीच में भी डिफरेंसेस हैं। ये तो एक वो है, स्ट्रेंज बेड फेलोज हैं, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, दोनों की दोनों साथ आए हुए हैं। इधर अमेरिका है, अमेरिका भी चाइना को बस बोल रहा है कि ठीक है भाई तुम थोड़ा सा साथ में आ जाओ, हम दोनों दुश्मन तो हैं पर पहले इंडिया को खत्म करते हैं फिर हम आपस में निमट लेंगे। तो ये जो बातें हो रही हैं ये यही सब चीजें खेल बिगाड़ेंगी। बट इन द लॉन्ग रन अगर हम देखें तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारा जो सनातन धर्म है और ये कुटुंबकम जो है, पूरा जो वर्ल्ड का कुटुंबकम है, ये जैसे जैसे लोग कोई भी कंट्री में आप जाएंगे वहां पर आपको धीरे धीरे वहां पे दिखाई दे रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे रिलीजन में बिलीफ बढ़ने लगा है। तो कहते हैं ना कि पॉपुलेशन ही जो होती है किसी भी कंट्री की, जो मेन पावर है वो पॉपुलेशन होती है। तो जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनका रुझान हमारे देश की तरफ होता जाएगा, हमारे रिलीजन की तरफ होता जाएगा। और ईश्वर ने चाहा तो 25-50 साल में हमारा जो होगा वो अखंड भारत फिर से हो जाएगा। कहा और अच्छे दिन निश्चित रूप से आएंगे। 80% पॉपुलेशन तो त्राही त्राही बेईमानों की वजह से कर रही है ना। जो बेईमान हैं कितने, 5%। वो कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे 95% को। ये हो ही नहीं सकता। जागरूकता आएगी। हर देश के नागरिकों का दर्द भी यही है।